Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So my voice is clear to all of you. मुझे जरा चैट बॉक्स पे बता दें. ठीक हो गया. वालेकुम सलाम का मतलब है कि मेरी वॉइस आपको क्लियर है. ठीक है जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है. अगर कोई मसला हो फॉर द होल सेशन, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी तो आप मुझे चैट बॉक्स पर बता सकते हैं, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट द ओरिएंटेशन सेशन for the paper of advanced taxation in the Urdu and Hindi language for March 26 and June 26 session. यानी कि अब अपकमिंग दो सेशंस के लिए हम बात कर रहे हैं, दैट इज मार्च 26 एंड जून 26. 2025 तो वैसे ही जुम्बाटक करके जो है ना वो उड़ गया, और नाउ वी आर इन 2026. सो मार्च 26 एंड जून 26 सेशन. माय नेम इज रमीज अराई. हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो, कुछ लोग मेरी शक्ल, मेरा मुंह पहली दफा देख रहे हो, दैट डिपेंड्स. सो माय एक्सपीरियंस इज मोर देन 17 ईयर्स. विद छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ. I have already told you that my name is Ramiz Arai, and now my total experience of teaching is more than 17 years. I'm teaching from 2008, since 2008, and now my overall experience is approximately 17 years. My specialized paper is taxation. सही ना, ये मेरा specialized paper है. क्योंकि मैं स्किल लेवल में भी सिर्फ एक ही पेपर पढ़ाता हूँ, स्किल लेवल में भी मैं सिर्फ एक पेपर पढ़ाता हूँ, एंड दैट इज़ द पेपर ऑफ टैक्सेशन. और मैं एडवांस लेवल यानी कि प्रोफेशनल लेवल में भी सिर्फ एक पेपर पढ़ा रहा होता हूँ, एंड दैट इज़ द पेपर ऑफ एडवांस टैक्सेशन. सही ना, तो मैं एक एक पेपर पढ़ा रहा होता हूँ, दैट इज़ द पेपर ऑफ टैक्सेशन एंड एडवांस टैक्सेशन. ठीक हो गया जी. That is the paper of taxation and advanced taxation. These are my specialized papers. इससे पहले मैं MA के पेपर पढ़ा रहा होता हूँ, यानी कि जो फाउंडेशन लेवल है उस फाउंडेशन लेवल पर मैं MA1, MA2 और MA का पेपर पढ़ा रहा होता हूँ. ये बेसिकली फाउंडेशन लेवल्स पर मैं पेपर पढ़ा रहा होता हूँ. लेकिन वंस वी एंटर्ड इन द स्किल लेवल तो वहाँ पर मैं सिर्फ एक पेपर पढ़ाता हूँ, दैट इज़ द पेपर ऑफ टैक्सेशन. और प्रोफेशनल लेवल में भी मैं सिर्फ एक पेपर पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ द पेपर ऑफ एडवांस टैक्सेशन. ठीक हो गया जी. नाउ हैव टॉट मोर देन 6000 स्टूडेंट्स. ये नंबर और भी बढ़ता चला जा रहा है, और अब बहुत बढ़ गया है वैसे तो, लेकिन रिसेंटली अगर हम इसको काउंट करें तो लास्ट 17 ईयर्स और 18 ईयर्स में आई हैव टॉट मोर देन 6000 स्टूडेंट्स. नाउ आई एम एक्सक्लूसिवली एट वीफी. इससे पहले मैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में मौजूद था, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं फिजिकली पढ़ाता था, बहुत सारी जगहों पर मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, बट नाउ आई एम टीचिंग एक्सक्लूसिवली एट वीफी. ठीक है जी. अब मैं एक्सक्लूसिवली जो है ना वो किस में पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ वीफी में पढ़ाता हूँ, दैट इज़ ऑनलाइन, जहाँ पर मैं एडवांस टैक्सेशन का ट्यूटर होऊंगा आपका. और ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था रिलेटिंग टू दिस. सो व्हाई चूज ATX एन ऑप्शनल? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. और आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्लस एक एक प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन भी है कि क्यों हम एडवांस टैक्सेशन को क्यों ऑप्ट करें. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाई वी चूज एडवांस टैक्सेशन इन ऑप्शनल. आपके जहन में कोई ख्याल है? बिकॉज यू हैव 4 पेपर्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 2. यू हैव ट्रिपल, यू हैव APM, देन यू हैव AFM, then you have ATX, and then you have AAA. और आपको पता है, एज वी ऑल नो, कि इन 4 में से वी नीड टू ऑप्ट ओनली 2 पेपर्स. सही ना, हमें कोई 2 पेपर ऑप्ट करने होते हैं. और ज़्यादातर जहन में ये सवाल आता है, सर वाई टू चूज ATX एंड ऑप्शनल. भाई मैं ATX के पेपर को क्यों सेलेक्ट करता हूँ? देखिए, हर पेपर को, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है, ऑब्वियस सी बात है, then you can opt APM, then you can opt AFM, then you can opt ATX, then you can opt AAA. तो देखो, हर पेपर के ऑप्ट करने के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. तो यू शुड नो
जब आप पेपर ऑप्ट करने जा रहे हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यू गाइस शुड नो कि भाई इसमें फायदा और नुकसान कहाँ है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि कभी कभार बहुत सारी दफ़ा में आप एक पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं, आप पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू के बाद जाकर आपको ये बात समझ आती है, आपके जहन में ये बात आती है, आपको ख्याल आता है कि यार ये पेपर तो इतना अच्छा नहीं था, या ये पेपर ऐसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था। और आगे चलकर आपको उस पेपर को पढ़ने में, उस पेपर को अटेम्प्ट करने में मल्टीपल डिफिकल्टीज आ रही होती है और फिर जाकर आपको ये अंदाजा होता है कि आपने गलत फैसला कर लिया, आपने गलत पेपर ऑप्ट कर लिया, जिसकी वजह से अब आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़े। दैट इज द बेसिक इशू, दैट इज द मेन इशू कि भाई क्या मैंने वाकई में गलत फैसला कर लिया। तो भाई मैं हमेशा ये कहता हूं कि वंस यू आर सेलेक्टिंग द पेपर, तो आप इनिशियल बेसिस पर, वेरी इनिशियल बेसिस पर आप ये फैसला कर लें कि भाई इस पेपर के ये फायदे हैं, ये नुकसान हैं, ताकि आगे चलकर फिर कोई मसला ना हो, आगे चलकर फिर फड्डा ना हो। सही है ना। बस एक दफा आपने फैसला कर लिया कि आई हैव टू ऑप्ट ATX, तो बस फिर आप छोड़ दें कि ATX में क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें सही हैं क्या गलत है। बस आपने एक दफा फैसला करना। हाँ, फैसले से पहले आप उसकी पूरी रिसर्च करें। ATX को ऑप्ट करने से पहले आप उसकी पूरी रिसर्च करें, क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं। अगर मैं पेपर ऑप्ट करता हूं तो मुझे आगे चलकर क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं पेपर ऑप्ट नहीं करता हूं और अगर मैं पेपर ऑप्ट करता हूं तो आगे चलकर उसके क्या नुकसान होंगे। ये सारी चीजें आपको बेसिकली देखनी चाहिए। देखो, एडवांटेजेस में मैं सबसे पहले बताऊं कि एक सबसे मेजर एडवांटेज क्या है। मेजर एडवांटेज ये है कि बहुत सारे बच्चे इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते जो है ना, वो क्वालिफिकेशन से थक गए होते हैं और उनका दिल सिर्फ ये चाह रहा होता है कि सर बस पेपर पास करना है, मुझे ACCA क्वालिफाई करना है। बिलीव मी, मैं यहां पर एक मल्टीपल जगहों का एक्सपीरियंस लेकर यहां पर बैठकर आपको ये बता रहा हूं, जब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाएंगे तो नो वन विल गोना आस्क यू कि आपने स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल में कौन से पेपर ऑप्ट किए थे, और आपकी जॉब की डिसीजन मेकिंग आपके पेपर ऑप्टिंग की वजह से या इसकी बेसिस पर नहीं होगी। ये आप छोड़ दें। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इफ यू ऑप्ट APN and AFM देन यू कैन नॉट गो इनटू एन ऑडिट फर्म, ये बेकार की बात है, यूजलेस। आप जब किसी भी जगह पर अप्लाई करेंगे तो वो आपसे कुछ बेसिक जनरल नॉलेज के सवाल जरूर पूछेगा, वो आपसे बेसिक नॉलेज जरूर पूछेगा अबाउट ऑडिट एंड FR एंड अबाउट टैक्स, जो कि आपकी स्किल लेवल की होगी। लेकिन वो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि भाई आपने प्रोफेशनल लेवल में कौन से पेपर ऑप्ट किए थे और उसकी बेसिस के ऊपर वो ये फैसला करेगा कि उसने आपको जॉब देनी है नहीं देनी। तो ये तो आप भूल जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं कि भाई अब वो कहते हैं कि सर बस जो है ना क्वालिफाई करना है, बस पेपर पास करना है जिंदगी में, और कोई मकसद ही नहीं बचा है मेरा जिंदगी में कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई मकसद नहीं है, मुझे सिर्फ पेपर पास करना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन होता है, तो मैं उनको कहता हूं कि भाई सेलेक्ट ATX, ऑप्ट ATX। मेरे भाई ATX ऑप्ट कर लो, कहानी खत्म करो। सही ना। तुम चुपचाप क्या ऑप्ट कर लो, तुम चुपचाप ATX ऑप्ट कर लो, कहानी को खत्म करो, मुका करो कहानी का। ऑप्ट ATX, ये सुकून का पेपर है, आराम से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ATX का हाईएस्ट पासिंग रेशियो है, हाईएस्ट पासिंग रेशियो अमंग ऑल 4 पेपर्स। मैं इन 4 पेपर्स की बात कर रहा हूं, सही है ना। जाहिर सी बात है SBL एंड SBR आर द कंपलसरी पेपर, वो तो आपने देने ही देने ना, उसमें तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं। मैं तो सिर्फ इन 4 पेपर्स की बात कर रहा हूं कि इन 4 पेपर्स में जो हाईएस्ट पासिंग रेशियो है ना, वो बेसिकली किसका है सरकार? वो ATX का है। जो हाईएस्ट पासिंग रेशियो है वो पर्टिकुलरली किसका है? वो ATX का है। और उसको मैं कुछ यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो मैं आपसे यहां पर जो है ना, वो 4 अटेम्प्ट्स के पासिंग रेशियो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो वी विल स्टार्टिंग विद सितंबर 2024। सितंबर 2024 में आपका जो पासिंग रेशियो था ATX का, दैट इज 49%, अप्रोक्सीमेटली 50%, 49% का पासिंग रेशियो था। अगर मैं उसको कंपेयर करूं FM से, तो FM में आप देखें सिर्फ 44% था, APM में सिर्फ 39 था, AAA में दैट वाज 38%। 49% का पासिंग रेशियो था इन सितंबर 2024। दिसंबर 2024 में दैट पासिंग रेशियो गोज टू 47%। अगेन अगर आप कंपेयर करें बाकी पेपर से तो अगेन ये सबसे ज्यादा है। मार्च 2025 में इट वाज 52%,
अगेन अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी पेपर से तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे ज़्यादा है। एंड देन अगेन इन जून 2025 इट वाज 49% एंड इन सितंबर 2025 you won't believe that the passing ratio of advanced taxation was 53%. One of the highest passing ratio in the history of advanced taxation, that was 53%. 53% का पासिंग रेशो था, जबकि बाकी पेपर जो है ना वो 40s में खड़े हुए थे, 39, 40, 42 इस तरीके से खड़े हुए थे, और ये 53% पर खड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि बाकी पेपर्स के कंपैरेटिवली दिस पेपर हैव अ पोटेंशियल टू पास। इसके अंदर एक पोटेंशियल है कि आप अगर थोड़े से भी एफर्ट्स कर लेंगे तो आप इस पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स कर लेंगे तो आप इस पेपर को सुकून से और आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सुकून से आसानी के साथ पास कर सकते हैं। ये बात आपने पर्टिकुलरली याद रखनी है, बाकी अल्लाह खैर करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपने पर्टिकुलरली याद रखनी है, बाकी अल्लाह जो है ना वो खैर करेगा। तो दिस इज़ द बेसिक एडवांटेज, यानी कि एक एडवांटेज आपको ये मिलता है कि बेसिकली 53% का जो है ना वो पासिंग रेशो है। एंड वाई दिस पासिंग रेशो इज सो हाई, मतलब ये ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये बाकी पेपर से इतना ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इस पेपर के अंदर ऑलमोस्ट 50% कैलकुलेशन एरिया है। 50% कैलकुलेशन एरिया है, 50% थ्योरेटिकल एरिया है। और नॉर्मली आपको ये बात पता है कि कैलकुलेशन में हमारा जो माइंड है या कैलकुलेशन में जो हमारा दिमाग है वो कंपैरेटिवली ज्यादा चलता है एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल एरियाज। थ्योरी हमें पढ़ने में भी बोरिंग लगती है, फिर चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना भी कंपैरेटिवली हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैटर कर रही होती हैं, सही ना। ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली उसके अंदर क्या कर रही होती हैं, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली उसके अंदर मैटर कर रही होती हैं। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आता है कि हर चीज़ कंपैरेटिवली थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। थ्योरी में एक अलग सी साइंस लग जाती है, जबकि कैलकुलेशन में आपका माइंड एक्टिवली काम कर रहा होता है, आप इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, आप अच्छा पढ़ रहे होते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मूले लगा रहे हैं, आपको पता होता है कि यार आंसर आ जाएगा, तो मैं एक मोटिवेशन लेवल होता है। तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में आप खुद से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। उसमें टीचर को आप पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। कैलकुलेशन खुद इटसेल्फ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एरिया होता है, तो उसके अंदर आप खुद बहुत ज़्यादा जो है ना वो एफर्ट्स क्या कर रहे होते हैं, बहुत खुद ज़्यादा एफर्ट्स जो है ना वो इनपुट कर रहे होते हैं, अच्छे खासे एफर्ट्स आप उसके अंदर लगा रहे होते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक एरिया कि जो 50% है वो कैलकुलेशन बेस्ड एरिया है, और 50% जो है ना वो बेसिकली क्या है, 50% जो है ना वो थ्योरी एरिया है। अच्छा, थ्योरी एरिया में भी एक अच्छी बात यह है कि इसका जो थ्योरी वाला एरिया है वो भी रूल बेस्ड थ्योरी है। इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी नहीं है, सही ना। इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी नहीं है, यानी कि अगर मैं इसको आसान लफ्जों में समझाऊं, अब मुझे नहीं पता दैट यू गाइज हैव गिवन AAA और नॉट, लेकिन अगर आप में से किसी ने AAA दिया हुआ है तो वो शायद मेरी बात को ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाएगा। तो अगर मैं आपको सिंप्लीफाई बताऊं ना, तो AAA का कोर्स सबसे छोटा है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। AAA का कोर्स सबसे छोटा है, आप शुरू करेंगे खत्म हो जाएगा, आप अभी पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता चलेगा कोर्स खत्म हो गया। लेकिन इसकी पेपर इंप्लीमेंटेशन इतनी डिफिकल्ट है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, अब आपको एक सिचुएशन दे दी, आपको एक सिनेरियो दे दिया, आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे दी कि भाई ये सिचुएशन है, बताओ क्या करना है। हाँ, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, गौर से सुनना मेरी बात, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना और उस पर एग्जैक्टली सही रूल अप्लाई करना, ये एक इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये डिफिकल्ट टास्क है, सही ना। ये इंपॉर्टेंट टास्क तो है, लेकिन ये साथ ही साथ बेसिकली क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि अगर आपने सवाल को सही से नहीं समझा, अगर आपने क्वेश्चन की अप्रोच को सही से अंडरस्टैंड नहीं किया, तो आप उसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आप उसमें जो रूल अप्लाई करेंगे, उसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप उसमें गलत रूल या गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे।
उसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप उसमें गलत रूल या गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा आंसर का सिनेरियो क्या हो जाएगा, पूरे आंसर का सिनेरियो गलत हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जिसमें आपने प्रैक्टिकली चीजें अप्लाई करनी होती हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े से नहीं, अच्छे खासे तगड़े डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें अगर आपने क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सही कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और वंस आपने सही कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया तो सरकार सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी। टेन टेन, सारी चीजें पर्टिकुलरली क्या हो जाएंगी मेरे भाई, सारी चीजें पर्टिकुलरली तहस नहस हो जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ बैठ के मेरी शक्ल देख रहे हो, ठीक है ना, आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, आप सिर्फ बैठ के मेरी शक्ल देख रहे होंगे, तो ये एक मसला आएगा, ठीक है। एटीएक्स में अच्छा क्या है, रूल बेस्ड थ्योरी है। अगर वो थ्योरी पूछेगा भी तो वो सीधी सीधी सिंप्लीफाइड रूल बेस्ड थ्योरी पूछेगा, वो रूल्स से कनेक्टेड थ्योरी पूछेगा, गौर से सुनना मेरी बात, वो रूल्स से कनेक्टेड थ्योरी पूछेगा और आप उसको एज इट इज आंसर कर देंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रूल से कनेक्टेड थ्योरी होगी, एज इट इज आंसर करेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय, ठीक है ना, आप एंजॉय करेंगे और कुछ नहीं करना आपने। प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपने सिनेरियो को समझना है, फिर आपने सोचना है, फिर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, फिर आप वो रूल अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी मेरे दोस्त, वो बहुत लंबी कहानी पर जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं करना आपने, आपने सिंप्लीफाई क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई ये काम करना है कि आपको रूल याद होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है रूल्स अगर आपको याद होंगे तो वो सीधे सीधे आपसे रूल की थ्योरी पूछेगा और आपने सीधा सीधा रूल उसमें अप्लाई कर देना है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वो आपसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल पूछेगा, आपने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत उसमें नहीं होगी, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत उसमें नहीं होगी। तो दैट इज द बेसिक अप्रोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक अप्रोच है जो कि आपको पर्टिकुलरली याद रखनी है, जो कि बेनिफिशियल है। बाकी पेपरों में प्रैक्टिकल सिनेरियो आते हैं, एपीएम में आपके पास प्रैक्टिकल सिनेरियो आएगा, ट्रिपल ए में आपके पास प्रैक्टिकल सिनेरियो आएगा, इस वजह से उसका पासिंग रेशियो कंपैरेटिवली कम है। इन दोनों पेपर्स का एपीएम और ट्रिपल ए का जो पासिंग रेशियो है वो इसलिए कम है क्योंकि स्टूडेंट सवाल को सही तरीके से कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि एग्जामिनर ने असल में पूछा क्या है और उसमें कौन सा सही वाला रूल अप्लाई होगा, जिसकी वजह से वो जो आंसर लिखते हैं या जो आंसर करके आते हैं वो कंपैरेटिवली गलत हो जाता है और इसलिए उसका पासिंग रेशियो कम है। एटीएक्स का पासिंग रेशियो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब आप पेपर में बैठेंगे तो पेपर का 50% का एरिया जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, जिसमें आप पहले से ही ऑलरेडी चीते हुए होते हैं, और जो बाकी 50% का एरिया होता है वो बेसिकली सरकार थ्योरी बेस्ड एरिया होता है। और थ्योरी बेस्ड एरिया का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि अगर थ्योरी है तो वो भी रूल बेस्ड थ्योरी होगी, सिंपल सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस का रट्टा लगाना है, आपने सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस का रट्टा लगाना है और वो जो रूल आपसे पूछेगा आपने वो रूल डिफाइन करके आ जाना है, वो जो आपसे रूल पूछेगा आपने वो रूल डिफाइन करके आ जाना है। दैट इज द बेसिक थिंग जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है कि भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे प्रैक्टिकल सिनेरियो अप्लाई नहीं करना। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फॉर द एग्जामिशन ऑफ ICAEW. So I hope you guys heard about ICAEW, right? Am I right? You guys know about ICAEW? Yes or no? Yes. बिलाल भाई कह रहे हैं यस, और बाकियों ने भी सुना है भाई, ठीक है, ओके। So if you know about ICAEW, so you know that for the exemption purposes you have to give the paper of advanced taxation and AAA. अगर आप उसमें मैक्सिमम एग्जेम्पशंस हासिल करना चाहते हैं, और से सुनना मेरी बात, अगर आप इन पेपर से मैक्सिमम एग्जेम्पशंस हासिल करना चाहते हैं तो फॉर मैक्सिमम एग्जेम्पशंस, सही ना, फॉर मैक्सिमम एग्जेम्पशंस आप बेसिकली क्या करेंगे, आपको एटीएक्स का पेपर देना। तो ये तीसरा बड़ा एडवांटेज है, आपके लिए एक फर्दर क्वालिफिकेशन का दरवाजा खुला रहता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी कंपेटिटिव मार्केट मेरे भाई। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे चलकर पता चलेगा कि मार्केट शदीद कंपेटिटिव मार्केट है, बहुत कंपटीशन है, एक्सट्रीम कंपटीशन है, ऐसा कंपटीशन है जो आप सोच भी नहीं सकते, यू कांट इवन इमेजिन के किस लेवल का कंपटीशन है। और से सुनना मेरी बात, यू कांट इवन इमेजिन के किस लेवल का कंपटीशन है, आपकी सोच है कि कंपटीशन कहां जाके बैठ रहा है। देयर इज अ वेरी टफ कंपटीशन इन द मार्केट, सही ना। इसकी वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई देखो तुम अपनी फर्दर क्वालिफिकेशन का दरवाजा खुला रखो, गिव एटीएक्स,
ताकि ICAEW का दरवाज़ा खुला रहे, ताकि आगे चलकर इन केस कहीं पर तुम्हें लगे कि सर मुझे ICAEW का पेपर देना है और मैं ICAEW देना चाहता हूं, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी ऐसा पेपर दिया हुआ हो जिस पर तुम्हें एग्जाम्शन मिल जाए और तुम एग्जाम्शन क्लेम करके फिर ICAEW क्लेम कर लो। सही ना, फिर तुम एग्जाम्शन क्लेम करके ICAEW एग्जाम्शन क्लेम कर लो, फिर तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग। ठीक हो गया मेरे भाई। तो दीज आर द 3 बेसिक एडवांटेजेस फॉर द पेपर ऑफ एडवांस टैक्सेशन, कि भाई आप क्यों जो है ना वो एडवांस टैक्सेशन के पेपर को ऑप्ट करेंगे। तो क्योंकि मैंने अगेन बताया कि सबसे पहली चीज़, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसका जो पासिंग रेशो है वो चारों ऑप्शनल पेपर्स में सबसे ज़्यादा है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर इसमें दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें 50% एरिया कैलकुलेशन का है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में आपका जो इंटरेस्ट लेवल होता है या आपका जो काम करने का पैटर्न होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होता है। और जो रिमेनिंग 50% थ्योरी वाला एरिया है, जो रिमेनिंग 50% थ्योरी वाला एरिया है वो भी रूल बेस्ड थ्योरी है। और मैंने रूल बेस्ड थ्योरी को पहले भी आपको ये डिफाइन किया है कि रूल बेस्ड थ्योरी का मतलब ही बाय डिफॉल्ट ये है कि उसमें पर्टिकुलरली आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स याद रखने हैं, और रूल्स याद अगर आपने कर लिए तो ऑटोमेटिकली फिर थ्योरी वाला एरिया कवर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इस पेपर के थ्रू कल को आप ICAEWs के अंदर एग्जेम्पशन ले सकते हैं, और जब आप एग्जेम्पशन ले लेंगे तो आपको ICAEW में कम पेपर ऑप्ट करने होंगे। ये आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट हासिल हो रहा होगा। जहां तक बात है मेरे भाई डिसएडवांटेज की, तो देयर इज ओनली वन डिसएडवांटेज इन दिस पेपर, जो कि मैं खुद भी मानता हूं कि ये बहुत मेजर डिसएडवांटेज है, एंड दैट इज दैट दिस कोर्स इज द बिगेस्ट कोर्स इन द ACCA। ATX का कोर्स ATX का कोर्स पूरे ACCA में सबसे बड़ा कोर्स है, सबसे लेंदी कोर्स है, सबसे लेंदी। आपने अब तक जितने पेपर्स पढ़े हैं ना, उन सारे पेपर्स को आप साइड में रख दें, ATX का कोर्स सबसे बड़ा कोर्स है। और मैं इस ड्रॉबैक को खुद भी एक्सेप्ट करता हूं, बट इफ यू आर गुड इन रिटेंशन, अगर आप रूल्स याद करने में अच्छे हैं मेरे भाई, तो मैं आपको ये भरपूर तरीके से यकीन दिलाता हूं कि आप ATX के पेपर को इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ के बाहर फेंक देंगे। सही ना, आप ATX के पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह फोड़ के जो है ना वो बाहर फेंक देंगे, ऐसी जगह फेंकेंगे कि वापस ही नहीं आएगा। ठीक हो गया मेरे भाई। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। रूल्स बहुत सारे हैं, पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर पढ़ने में भी आसान है और पेपर अटेम्प्ट करने में भी आसान है। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुश्किल नहीं आते, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट नहीं होते कि आप क्वेश्चन को देखकर बोलेंगे सर मुझे तो समझ ही नहीं आई कि उसने पूछा गया, मुझे तो पता ही नहीं चला उसने पूछा गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। ऐसा नहीं होता, सही ना, ये सिनेरियो नहीं होता। आपके पास सारी चीज़ें गिवन होती हैं और आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने पूरा सेशन तरीके से पढ़ा है, कोर्स टाइमली कंप्लीट किया है, और आगे चलकर मैं जितनी चीज़ें आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें अगर आपने कवर अप की हुई होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर बहुत ही सुकून में हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कोर्स थोड़ा सा लेंदी है, मैं इस पर बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। बस इस चीज़ को आपने कवर अप करना होगा। अगर आपने कोर्स को प्रॉपर तरीके से टाइमली बेसिस के ऊपर कवर अप कर लिया, तो फिर आपको पेपर पास करने से कोई नहीं रोक सकता। एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, कैलकुलेशन है, थ्योरी भी रूल बेस्ड है, ICAEW की एग्जाम्शन भी मिल जाएगी, पासिंग रेशो भी अच्छा है। बस कोर्स कंपैरेटिवली लेंदी, कोर्स कंपैरेटिवली लेंदी है, टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू अदर पेपर्स। ऑब्वियस सी बात है, AAA का कोर्स बहुत छोटा है, APM AFM का कोर्स बहुत छोटा है, लेकिन ATX का जो कोर्स है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लेंदी कोर्स है। और मैं आपको सिंपल ये कहानी बताऊं कि ATX के कोर्स के बारे में, कि ATX के कोर्स में पूरा TX है, यानी कि टैक्सेशन का पेपर जो आप पढ़कर आए हैं, वो टैक्सेशन का पेपर पूरा का पूरा 100% इसमें कॉपी पेस्ट है। टैक्सेशन का पेपर पूरा का पूरा 100% कॉपी पेस्ट है, और प्लस इसमें ATX का कोर्स है। आए हाय हाय, टैक्सेशन का कोर्स पूरा 100% है, ATX का प्लस कोर्स है। एडवांस लेवल जो है ना वो ATX का है, जो कि आपको पढ़ के समझ के आगे बढ़ना होगा। तो दैट इज द बेसिक फैक्टर मेरे भाई, सही ना। ये चीज आपको कवर अप करनी होगी, इसमें बचने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सही ना। ये बिल्कुल आपने जो मैंने किया वैसे ही करना है, इसमें बचने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसमें आपके पास बचने का ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त।
ये चीज़ तो आपको हर हाल में क्या करनी होगी, ये चीज़ तो आपको हर हाल में कवर अप करनी होगी, इसमें आपके पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको ATX ऑप्ट क्यों करना है और आपके ATX ऑप्ट करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सिर्फ कोर्स लेंदी है, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये फैसला करें दैट आई डोंट नीड टू ऑप्ट ATX। ठीक है, कभी कभार बच्चे जो है वो कोर्स से डरते भी हैं कि सर बहुत लेंदी कोर्स है, सर ये मसला है, सर वो मसला है। ज़िंदगी के बहुत सारे गम सुनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गम नहीं सुनाते, ज़िंदगी के बहुत सारे गम सुनाते भी हैं, बट दिस इज़ नॉट द थिंग जिस पर आप ये फैसला करें। अदर देन एट दैट कि आप अगर इसको कंपेयर करें तो आपको एडवांटेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको बेनिफिट कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे मेरे दोस्त। पासिंग रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट पासिंग रेशियो है मेरे भाई चारों पेपर्स के अंदर। हाँ, स्टेप अप फ्रॉम टेक्स टू ATX, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, दैट नाउ यू आर गिविंग द पेपर ऑफ एडवांस टैक्सेशन। आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप टैक्स में क्या थे, हाँ, इन द पेपर ऑफ टैक्स यू वर प्लेइंग अ रोल ऑफ टैक्स क्लर्क। और से समझना मेरी बात, एग्जामिनर अप्रोच चेंज है और एग्जामिनेबल क्राइटेरिया भी चेंज है। आप बहुत सारी चीजें एडवांस टैक्सेशन के अंदर आप बहुत सारी चीजें वही पढ़ेंगे जो कि आप प्रीवियसली टैक्स के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वही रिपीट हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोर्स के अंदर टैक्स का कोर्स पूरा दोबारा से रिवाइज हो रहा होगा। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप टैक्सेशन वाले पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब उन रूल्स को एग्जामिनर एग्जामिनेबल करेगा ना, जब वो उसको एग्जामिन करेगा, तो उसका एग्जामिनेबल क्राइटेरिया इंटायरली डिफरेंट होगा। उसका एग्जामिनेबल क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग थलग होगा। वो एग्जामिनेबल क्राइटेरिया वो नहीं होगा जो अभी है, वो एग्जामिनेबल क्राइटेरिया वो नहीं होगा जो अभी है। टैक्स का एग्जामिनेबल क्राइटेरिया में एग्जामिनर जो सोच थी ना, एग्जामिनर की जो अप्रोच थी, एग्जामिनर टैक्स के पेपर में तुम्हें क्या मानकर चलता था, टैक्स क्लर्क। और टैक्स क्लर्क का काम होता है टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। बस ये उसका एग्जामिनर अप्रोच थी। हर सवाल में आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। अगर आपको टैक्स याद है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको टैक्स याद है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज याद होगी कि हर क्वेश्चन के अंदर मोर और लेस उसकी जो अप्रोच थी वो यही थी कि भाई मुझे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बता दो, या मुझे टैक्सेबल बेनिफिट कैलकुलेट करके बता दो। इसका मतलब है कि वो आपसे चीजें कैलकुलेट कर रहा था। उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो वहां पर क्या था, वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ चीजों को कैलकुलेट करवाना था, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करवाना था, वहां पर उसका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। जबकि ऑन द अदर हैंड अब ATX के पेपर में नाउ यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ टैक्स एडवाइजर। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपका रोल बेसिकली किसका है, अब आपका रोल टैक्स एडवाइजर का है। नाउ यू आर नॉट अ टैक्स क्लर्क, यू आर अ टैक्स एडवाइजर, जिसका काम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना भी है। आपने टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है, उसके साथ साथ आपने एडवाइस करना है, एडवाइस टू द क्लाइंट्स ऑन डिफरेंट टैक्स इश्यूज। आपने साथ साथ उनको ये एडवाइस भी करना है, डिफरेंट टैक्स इश्यूज पर आपने उसको एडवाइस भी करना है कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही ना, आपने उसको ये एडवाइस भी करना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज को भी आप जहन में रखिए, ठीक है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपने एडवाइस करना है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि अब सबसे मेन चीज हमें यह समझनी है कि हमें रूल तो पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि हमने हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस हमें उसकी एग्जामिनेबिलिटी भी देखनी है कि भाई वो एग्जामिन्ड किस तरीके से होगा। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी हद तक चीजें जो पढ़ने की हैं वो टैक्स वाली होंगी, लेकिन उसको जो एग्जामिनर के पूछने का तरीकाकार है,
एग्जामिनर जिस तरीके से आपसे पूछेगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। सो इसका मतलब ये है, द बेसिक थिंग इज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। रूल्स तो शायद आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रिवाइज होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्या होना शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रिवाइज होना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा हाँ ये भी पढ़ा था, अच्छा हाँ ये बात भी डिस्कस हुई थी, अच्छा हाँ ये बात भी हो गई थी। तो वो बहुत सारी चीजें आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगी, वो बहुत सारी चीजें आपके जहन में रिवाइज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऑटोमेटिकली आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एग्जामिनेबल क्राइटेरिया है एडवांस टैक्सेशन का, दैट इज एंटायरली डिफरेंट एज कंपेयर टू द टैक्सेशन। वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटायरली डिफरेंट है, वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग थलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। दैट इज वाई आपको अपनी अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आपको हर रूल को, हर कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ना है जैसे आप उसे एडवांस टैक्सेशन में पढ़ना चाहते हैं। आप उसको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, आप उसको एडवांस टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ेंगे। आप हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे बीइंग अ टैक्स एडवाइजर, कि भाई मुझे अपने क्लाइंट को टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करके देनी है, मुझे उसके साथ साथ उसको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे वेरियस टैक्स इश्यूज पर बहस भी करनी पड़ेगी कि अच्छा ये टैक्स इशू में ये मसला है, ये टैक्स इशू में ये मसला है, इसमें हम ये काम कर सकते हैं, इसमें हम ये काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आपसे वो पूछेगा कि भाई अच्छा बताएं कि एक क्लाइंट आपके पास आ गया है और वो आपको कह रहा है कि यार मैं जो ना अपनी एक इनकम डिक्लेयर नहीं करना चाहता। HMRC को, जो कि आपका हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम, जो आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट है यूके के अंदर, उसको मैं एक इनकम डिक्लेयर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं ये इनकम छुपा लूं। तो बीइंग अ टैक्स एडवाइजर अब आप क्या करेंगे? हाँ, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्लाइंट को कैसे समझाएंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे इनकरेज करेंगे, उसको कैसे ये बात अंडरस्टैंड करवाएंगे कि भाई जो काम आप करने जा रहे हैं वो गलत है, ये करना सही नहीं है, ये टैक्स एवेजन है, दैट इज एन इलीगल फैक्टर। ये बात अगर HMRC को पता चल गई तो HMRC बहुत ज्यादा जूते लगाएगा, एक दो नहीं, बहुत ज्यादा जूते लगाएगा। इतने जूते लगाएगा कि बाद में जूतों से आवाज भी आना बंद हो जाएगी, इतने जूते पड़ेंगे मेरे भाई। तो मुझे ये सारी चीजें पर्टिकुलरली उसको क्या करनी पड़ेंगी, मुझे ये सारी चीजें पर्टिकुलरली उसको समझानी पड़ेंगी, मुझे ये सारी चीजें पर्टिकुलरली उसको बतानी पड़ेंगी। तो दैट इज द बेसिक फैक्टर कि आपने ये सारी बातें उसको क्या करनी है, ये उसको समझानी है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है, प्लस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है कि एडवांस टैक्सेशन में एग्जामिनर किस लेवल का क्वेश्चन करेगा और मुझे उसको किस हिसाब से आंसर करना है। ये सारी चीजें मुझे उसे पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें मुझे उसे पर्टिकुलरली क्या करनी पड़ेंगी, मुझे उसे पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ये बात हम पर्टिकुलरली याद रखेंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सिलेबस एरिया। हाँ, अच्छा देखो, अब सिलेबस एरिया के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पूरे सिलेबस में टैक्स पूरा आएगा और प्लस एडवांस टैक्सेशन भी आएगा, सही ना? टैक्स का एरिया पूरा आएगा, प्लस उसमें क्या आ जाएगा, प्लस उसमें एडवांस टैक्सेशन का एरिया भी आ जाएगा। अब ये जो टॉपिक्स आपके पास इस वक्त मौजूद है मेरे भाई, हम बेसिकली इसी सीक्वेंस में इन टॉपिक्स को कवर अप कर रहे होंगे, सही ना? इसी सीक्वेंस में हम इन टॉपिक्स को कवर अप कर रहे होंगे। वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, फिर देन वी विल मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टी इनकम, दैट इज बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, देन वी विल मूव एम्प्लॉयमेंट इनकम, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, पेंशन, ट्रेडिंग इनकम, कैपिटल अलाउंसेस, losses for individual partnership, overseas aspects of income tax, tax administration for individuals, inheritance tax, value added tax, capital gain tax, और फिर आखिर में हमारे पास आ जाएगा कॉरपोरेशन टैक्स, सही है ना? फिर हम आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने कहा जी आखिर में हमारे पास आ जाएगा कॉरपोरेशन टैक्स, जो है ना वो हमारे पास आ रहा होगा। तो ये वो सारे एरियाज हैं जो कि हम कवर अप कर रहे होंगे। मैं ये उम्मीद करके चलता हूं, या मैं ये मानकर चलता हूं कि आप में से जितने भी बच्चे हैं जो इस वक्त मुझे लाइव सुन रहे हैं या बाद में चलकर जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन्होंने कम से कम टैक्स 1 साल पहले दिया होगा, सही ना? उन्होंने टैक्स का पेपर एटलीस्ट 1 साल पहले दिया हुआ होगा। बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी जो कोई स्टूडेंट आकर ये बोलेगा कि सर मैंने टैक्स अभी जून में या सितंबर में दिया था, सही ना, जून में या सितंबर में दिया था और अब मैं ATX दे रहा हूं। रेयर सिचुएशन। और ये तो बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी कि उसने कहा कि सर मैंने दिसंबर में टैक्स दिया और मैं मार्च में ATX दे रहा हूं, ये भी बहुत ही रेयर होगी।
ज्यादातर सिचुएशंस में वही लोग पूरा उतर रहे होंगे जिन्होंने टैक्स का पेपर एटलीस्ट मिनिमम 1 साल पहले दिया हुआ है। सही ना, जिन्होंने टैक्स का पेपर एटलीस्ट मिनिमम कितना टाइम पहले दिया हुआ है, एटलीस्ट मिनिमम 1 साल पहले उन्होंने जो है ना वो टैक्स का पेपर दिया हुआ है। ठीक है, वो ज्यादातर वो होंगे। एक बच्चा है शारिब महबूब, दिसंबर 25 में टैक्स फोड़ के आए हैं। वाह 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 वाह। शारिब भाई टैक्स कहां से बढ़ा था? हाय हाय हाय, बेहतरीन। ये अच्छा था, दैट्स गुड, आई रियली लाइक इट। ये आंसर मुझे बहुत पसंद आया मेरे दोस्त। जब मैं अपना नाम लिखा हुआ देखता हूं तो मुझे अजीब सी मोटिवेशन हो जाती है। अच्छा खैर, दैट्स वेरी गुड। ठीक है ना, तो आपने टैक्स का पेपर अगर दिसंबर में पढ़ा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स आपको याद होंगे। वही फाइनेंस एक्ट चल रहा है, वही टैक्स ईयर सेम है, तो आपको एडवांस टैक्सेशन में बहुत हेल्प होगी। लेकिन हाँ, अलबत्ता क्योंकि मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को टारगेट करके चला हूं, तो मैं हर टॉपिक के अंदर टैक्स का पोर्शन भी पढ़ाऊंगा, प्लस उसके अंदर जो एडवांस टैक्सेशन का पोर्शन है वो भी पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सही है मेरे भाई, मैं आपको टैक्स का पोर्शन भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको एडवांस टैक्स का पोर्शन भी पढ़ाऊंगा, प्लस उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ये अप्रोच लेकर चलना कि भाई मैं ये सोच लूं या मैं ये जान लूं कि नहीं यार आपको तो टैक्स की चीज़ें याद ही होंगी, वो आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं सिर्फ एडवांस टैक्स का एरिया पढ़ाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपके साथ गलत हो जाएगा, ये आपके साथ ज्यादती हो जाएगी। क्योंकि मुझे आइडिया है कि बहुत सारे यानी कि जिन्होंने 1 साल पहले टैक्स दिया हुआ है या 6 महीने पहले भी टैक्स दिया हुआ है, तो ये बहुत रेयर सिचुएशन होगी कि उनको वो चीज़ें याद हो। हाँ, अलबत्ता जब वो मेरे लेक्चर सुनना शुरू करेंगे तो उनको वो चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली याद आना शुरू हो जाएंगी कि हाँ अच्छा देखो टैक्स के पेपर में हमने ये पढ़ा था, टैक्स के पेपर में हमने फला चीज़ पढ़ी थी, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको याद आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इनिशियल बेसिस पर याद नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने टैक्स का पेपर जब भी दिया था, और आपने भले टैक्स का पेपर नहीं भी दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल से आते हैं, एग्जामिशन लेकर आते हैं, सही ना, यूनिवर्सिटी लेवल से आते हैं, एग्जामिशन लेकर आते हैं, तो उन्होंने टैक्स का पेपर नहीं दिया हुआ होता, वो डायरेक्ट एडवांस टैक्स का पेपर दे रहे होते हैं। मेरे भाई सारे बच्चे बेफिक्र हो जाएं, कोर्स को मैंने ऐसे अलाइन किया हुआ है कि अगर आपने टैक्स पहले से पढ़ा हुआ है इंशाल्लाह आपको भी मसला नहीं होगा, और जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ उनको भी मसला नहीं होगा। किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया उसके अंदर नहीं है, सही ना, किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर हर चीज कवर अप हो रही होगी, समझ आ रही बात? उसके अंदर हर चीज जो है ना वो पर्टिकुलरली क्या हो रही होगी, हर चीज उसके अंदर कवर अप हो रही होगी। सो वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ टैक्स वाला पार्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है। प्रॉपर्टी इनकम में टैक्स वाला पार्ट पूरा आएगा, प्लस कुछ एडवांस टैक्सेशन की चीजें आएंगी। टैक्स वाला पार्ट पूरा आएगा, प्लस उसके अंदर कुछ एडवांस टैक्सेशन की चीजें आएंगी। बेसिक इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेशन ये 100% टैक्स वाला है मेरे भाई। एम्प्लॉयमेंट इनकम में अगेन टैक्स वाला पार्ट पूरा आएगा, प्लस इसके अंदर एडवांस टैक्सेशन की चीजें आएंगी। सही ना, टैक्स वाला पार्ट पूरा आएगा, प्लस इसमें एडवांस टैक्सेशन की चीजें आएंगी। नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे भाई ये पूरा का पूरा टैक्स वाला है। पेंशन पूरा का पूरा टैक्स वाला है। ट्रेडिंग इनकम में जो टैक्स की चीज़ें हैं वो भी आएंगी, प्लस एडवांस टैक्सेशन की चीज़ें भी आएंगी। टैक्स की चीज़ें भी आएंगी, प्लस एडवांस टैक्सेशन की चीज़ें आएंगी, ये दोनों आ रही होंगी। कैपिटल अलाउंसेस पूरा का पूरा टैक्स वाला है, इसमें कुछ नया नहीं है। लॉसेस पूरा का पूरा टैक्स वाला है। पार्टनरशिप पूरा का पूरा टैक्स वाला है। ओवरसीज एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, ओवरसीज एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स दैट इज प्योरली एडवांस टैक्सेशन। ठीक है जी, दैट इज प्योरली एडवांस टैक्सेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई हिस्सा आपने टैक्स में कवर नहीं किया हुआ, सही ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई हिस्सा आपने टैक्स में कवर नहीं किया हुआ। दैट इज द प्योर न्यू टॉपिक फॉर द एडवांस टैक्सेशन, और ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। मुझे पढ़ाने में कोई बहुत ही मजा आता है मेरे भाई, मुझे इसको पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है। तो ये ओवरसीज एस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स का एरिया जो है ना वो हम पर्टिकुलरली वहां पर कवर अप कर रहे होंगे। दैट इज अ न्यू टॉपिक फॉर एडवांस टैक्सेशन, बिल्कुल नया है, इसकी कोई चीज आपने टैक्सेशन में नहीं पढ़ी हुई होती। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल, ये भी टैक्स वाला हिस्सा है। इनहेरिटेंस टैक्स, इसमें टैक्स भी आएगा, प्लस एडवांस टैक्स का एरिया भी आएगा। वैट में भी टैक्स भी आएगा, प्लस एडवांस टैक्स का एरिया भी आएगा।
कैपिटल गेन टैक्स में अगेन टैक्स का हिस्सा भी आएगा प्लस कैपिटल गेन प्लस एडवांस टैक्सेशन का हिस्सा भी आएगा, और कॉरपोरेशन टैक्स में प्योरली एडवांस टैक्सेशन है। कॉरपोरेशन टैक्स इज इंटायरली डिफरेंट एज कंपेयर टू द पेपर ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन के अंदर जो है ना वो उसका कॉरपोरेशन के अंदर ज्यादा फोकस कैलकुलेशन पे होता है, सही ना, उसमें ज्यादा फोकस कैलकुलेशन पर होता है, जबकि यहां पर इसका जो ज्यादा फोकस है वो थ्योरी पर होगा, सही ना। यहां पर इसका जो ज्यादा फोकस है वो बेसिकली किस पर होगा मेरे भाई, मैंने कहा जी यहां पर इसका ज्यादा फोकस थ्योरी पर होगा, ज्यादातर एरिया वो थ्योरी वाला कवर हो रहा होगा। तो एडवांस जो कॉर्पोरेशन टैक्स का एरिया है वो प्योरली किसका होगा, वो प्योरली एडवांस टैक्सेशन का एरिया जो है ना वो कंसिडर किया जा रहा होगा। इसका मतलब है ये कि अगर आप इसको देखें तो इसमें हर टॉपिक में टैक्स का एरिया भी है प्लस एडवांस टैक्सेशन का एरिया भी है। हम टैक्स का एरिया भी कवर करेंगे, मैं आपको टैक्स भी पूरा पढ़ाऊंगा प्लस उसके साथ साथ एडवांस टैक्स भी पढ़ाऊंगा। मैं आपको टैक्स भी पढ़ाऊंगा प्लस उसके साथ साथ क्या पढ़ाऊंगा मेरे भाई, प्लस उसके साथ साथ मैं आपको एडवांस टैक्स भी कवर अप करवा रहा हूंगा। तो दोनों चीजें इंशाल्लाह इसके अंदर कवर अप हो रही होंगी बगैर किसी मसले और बगैर किसी फड्डे के। ठीक है जी, दोनों चीजें इसके अंदर पूरी पूरी कवर हो रही होंगी बगैर किसी मसले और बगैर किसी फड्डे के। ये बात हम पर्टिकुलरली याद रखेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया जी। तो ये सिलेबस एरिया आपको कंफर्म हो गया, ये सारे चैप्टर्स हैं जो इसी सीक्वेंस में आपको पोर्टल पर अवेलेबल होंगे। अभी हम पोर्टल को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उस पर मैं अभी आता हूं, फिलहाल अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं उस पर आऊंगा। ये मैंने आपको ओवरऑल सिलेबस एरिया बता दिया है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पेपर पैटर्न। यस, द मेन थिंग इज दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है ना सरकार, कि आपका जो एडवांस टैक्सेशन का पेपर है दैट इज ऑफ 3 hours and 15 minutes। ये 3 घंटे का नहीं है, स्किल लेवल का पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है, टैक्स का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। यहां पर एडवांस टैक्सेशन का जो पेपर होता है वो बेसिकली 3.25 घंटे का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का जो है ना वो पेपर होता है। और इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन ए। अच्छा, आपको ये बात तो मालूम है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात का आइडिया होगा कि जो पेपर होता है 100 मार्क्स का, मेरे भाई जो 100 मार्क्स का पेपर होता है वो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। गौर से सुनना मेरी बात, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है वो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस 100 मार्क्स में से जो 80 मार्क्स हैं ये टेक्निकल मार्क्स हैं। टेक्निकल मींस ये नॉलेज बेस्ड मार्क्स हैं। और बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो प्रोफेशनल मार्क्स हैं। प्रोफेशनल मार्क्स का मतलब सिंपल अगर मैं आपको डिफाइन करूं, प्रोफेशनल मार्क्स का मतलब यह है दैट हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है मेरे भाई, प्रोफेशनल मार्क्स का मतलब बेसिकली क्या है, मैंने कहा जी प्रोफेशनल मार्क्स का मतलब यह है दैट हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर। आपने पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, ये प्रोफेशनल मार्क्स है जो कि 20 मार्क्स होते हैं, सही ना। जो कि बेसिकली कितने मार्क्स होते हैं मेरे भाई, जो कि 20 मार्क्स होते हैं। और इस प्रोफेशनल मार्क्स में क्या क्या होता है इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं, मैं आगे चलकर इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं आया सेक्शन ए पर, गौर से सुनना मेरी बात, सबसे पहले मैं आया सेक्शन ए पर। सेक्शन ए विल कंटेन एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा मेरे भाई, दैट इज ऑफ 50 मार्क्स, जिसके अंदर 40 टेक्निकल मार्क्स होंगे, यानी कि 40 आपके नॉलेज बेस्ड मार्क्स होंगे, रूल बेस्ड चीजें होंगी, कैलकुलेशन करवाएगा एग्जामिनर और चीजें करवा रहा होगा वो आपसे, ठीक है ना, वो चीजें आएंगी। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं तो बाकी जो 10 मार्क्स होंगे वो प्रोफेशनल मार्क्स होंगे, सही ना। बाकी जो 10 नंबर होंगे वो पर्टिकुलरली क्या होंगे, बाकी 10 नंबर जो है ना वो प्रोफेशनल मार्क्स होंगे, ये बात हम याद रखेंगे। और प्रोफेशनल मार्क्स में मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल मार्क्स में बेसिकली एग्जामिनर ये पूछता है कि भाई आप किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। और प्रोफेशनल मार्क्स में क्या क्या आता है मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो एग्जामिनर इन 4 चीजों को कम्युनिकेट करता है। प्रोफेशनल मार्क्स में दे विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, स्केप्टिज्म, कमर्शियल एक्यूमेन। आपने बेसिकली आंसर को किस तरीके से कम्युनिकेट किया है, मतलब स्टार्टिंग वगैरह
आपने सवाल को किस तरीके से स्टार्ट किया, प्रॉपरली किस तरीके से स्टार्ट करना था, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, ठीक है ना। आपको ATX के पेपर में क्या बनाना होता है, फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, और उन फॉर्मेट्स में बेसिकली आपके रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स आ जाते हैं, रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें आपके मेमोरेंडम के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आपके लेटर के फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये फॉर्मेट्स होते हैं, तो दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन, कि आप किस तरीके से आप वो जो है ना वो फॉर्मेट्स को डेवलप कर रहे हैं, फॉर्मेट्स को बना रहे हैं। एक एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से पकड़ा है और आपने रूल्स जो अप्लाई किए हैं वो सही अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं, सही ना। बाकी जो 3 चीजें हैं, दैट इज टोटली अप्लाइड ऑन द करेक्ट एप्लीकेशन of taxation rules, सही ना। दैट इज द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द टैक्सेशन रूल्स, कि आपने जो टैक्स के रूल्स अप्लाई किए हैं उस क्वेश्चन के अंदर, आपने जो टैक्स के रूल्स अप्लाई किए हैं उस क्वेश्चन के अंदर, वो आपने सही रूल्स अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं, वो आपने सही रूल्स अप्लाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर अप्लाई किए हैं वो सही हैं या फिर नहीं है। मैंने जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर अप्लाई किए हैं वो सही हैं या नहीं है। दैट इज द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ टैक्सेशन रूल्स। और मैं हमेशा प्रोफेशनल मार्क्स को सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट को हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई ट्राई टू सॉल्व द आंसर करेक्टली। तुम कोशिश ये करो कि तुम सवाल को सही तरीके से अटेम्प्ट करो। सही का मतलब ये है कि वो जो तुमसे पूछ रहा है ना, वो जो रूल्स तुमसे पूछ रहा है, तुम उस रूल्स एंड रेगुलेशंस का सही सही आंसर दो। अगर तुमने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का सही सही आंसर दिया, तुमने सारी कैलकुलेशन सही की और तुमने सारे आंसर को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेट किया, सही ना। आप कम्युनिकेशन समझ रहे हैं ना, कि भाई मैं हर चीज को लिंक कर रहा हूं। मैंने एक पॉइंट डिफाइन किया, उसी से कनेक्टेड दूसरा पॉइंट डिफाइन हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऐसा ना हो कि मैंने एक बात पहले पॉइंट में की है, उसकी अगले बात मैं छठे पॉइंट में कर रहा हूं, बीच में मैं कुछ और बातें कर रहा हूं। ये ना करें। आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर आंसर करें, सारी कैलकुलेशंस को सही करें, और जो भी वो उस क्वेश्चन के अंदर टैक्सेशन रूल्स पूछ रहा है, आप उसके टैक्सेशन रूल से रिलेटेड सही आंसर करें। आप उसके टैक्सेशन रूल से रिलेटेड क्या करें, आप उसके टैक्सेशन रूल से रिलेटेड सही आंसर करें। आपको पूरे के पूरे प्रोफेशनल मार्क्स 100% वैसे ही मिल जाएंगे। आपको पूरे के पूरे 100% प्रोफेशनल मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। सारे के सारे नंबर्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे। एंजॉय करें, पार्टी करें, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। फिर से करना है। तो प्रोफेशनल मार्क्स इज नॉट दैट हार्ड, सही ना। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रोफेशनल मार्क्स को जो है ना वो बहुत जो है ना वो हेक्टिक बना देते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पता नहीं कैसे आएंगे। भाई मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों को सिंप्लीफाई रखो। जब कोई चीज़ आसानी से हो सकती है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो मेरे भाई। जो चीज़ आसानी से हासिल हो सकती है, जो मार्क्स आसानी से अचीव हो सकते हैं, उसके लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हो, उसके लिए इतना मसला क्यों फेस कर रहे हो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, ते मेरी अखियों के तारे। सिंप्लीफाई रखना मेरा बच्चा, आसान रख मेरा बेटा, इसको इतना मुश्किल ना कर। तो सवाल, बस ये रूल याद रखें, प्रोफेशनल मार्क्स चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए पेपर में फ्री के, बस सवाल को सही सही सॉल्व कर लो, टेक्स्ट के रूल्स सही अप्लाई कर दो, फॉर्मेट्स सही बना दो। अगर तुमने सारे फॉर्मेट सही बना दिए, कैलकुलेशन सही कर दी, टैक्स के रेट्स वगैरह सही अप्लाई कर दिए, टैक्स के बाकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन सही अप्लाई कर दिए, मेरे भाई तुम्हें पूरे के पूरे 100% प्रोफेशनल मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। तुम्हें पूरे के पूरे 100% प्रोफेशनल मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। ये बात हम पर्टिकुलरली याद रखेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोफेशनल मार्क्स यू विल गेट इन द पेपर। ठीक हो गया जी।
अच्छा, मैं वापस आता हूँ। अगेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेक्शन ए, कि सेक्शन ए के अंदर बेसिकली 4 सवाल आएंगे। सॉरी, सेक्शन ए के अंदर एक सवाल आएगा 50 मार्क्स का, और दैट विल बी 40 मार्क्स जो आपके नॉलेज बेस्ड होंगे, और 10 मार्क्स जो है ना वो प्रोफेशनल मार्क्स होंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि सेक्शन ए में ये जो 10 मार्क्स है प्रोफेशनल मार्क्स, इसके अंदर यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल 4 थिंग्स: कम्युनिकेशन, एनालिसिस, स्केप्टिज्म और प्रोफेशनल एक्यूमेन। आपको ये चारों चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक हो गया जी, ये चारों चीजें आएंगी उसके अंदर। जबकि ऑन द अदर हैंड व्हेन वी विल मूव टुवर्ड सेक्शन बी, व्हेन वी विल मूव टुवर्ड सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आपके पास आते हैं 2 क्वेश्चंस, 2 कंपलसरी क्वेश्चंस, 25 मार्क्स ईच, जिसके अंदर अगेन 20 टेक्निकल मार्क्स होंगे, यानी कि 20 जो है वो आपके नॉलेज बेस्ड मार्क्स होंगे, और 5 जो है वो आपके प्रोफेशनल मार्क्स होंगे। 20 जो है वो आपके टेक्निकल बेस यानी कि नॉलेज बेस्ड मार्क्स होंगे, और 5 जो है वो आपके प्रोफेशनल मार्क्स होंगे। रिमेनिंग 5 विल बी योर प्रोफेशनल मार्क्स। और से सुनना मेरे भाई, रिमेनिंग 5 विल बी योर प्रोफेशनल मार्क्स, वो आपके प्रोफेशनल मार्क्स कंसिडर किए जा रहे होंगे। हाँ, अलबत्ता ये बात याद रखें कि इन 2 सवालों में जो 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें हमें उन 4 में से कोई भी 2 चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी: कमर्शियल एक्यूमेन, एनालिसिस, कम्युनिकेशन और स्केप्टिज्म। उन 4 में से सेक्शन ए का जो सवाल है उसमें ये चारों चीजें आएंगी, लेकिन सेक्शन बी के जो सवाल हैं वो इन चारों में से किसी 2 चीजों को देख रहा होगा। अगर आपने अपने आंसर में इन चारों में से कोई भी 2 चीजें सही से एक्सप्लेन कर दी, तो आपको सेक्शन बी के प्रोफेशनल मार्क्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुकून से वो आपके हवाले करके, हैंड ओवर करके चला जाएगा कि भाई ये आप अपने पास रखें, हमें इसमें और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। ठीक है ना, ये आप अपने पास रखें, हमें इसमें और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। तो दैट विल बी द पेपर स्ट्रक्चर। टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स का होगा, और बाकी जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। और आई होप कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली जब हम आप लेक्चर्स देख रहे होंगे तो उसके अंदर हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं इतने क्वेश्चंस सॉल्व करवा देता हूं कि आपको आगे चलकर इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है, पर्टिकुलरली अगर आपने लेक्चर्स को पूरा प्रॉपरली टाइमली बेसिस के ऊपर देख लिया। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द प्रोफेशनल मार्क्स। हाँ, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ वी टीच एट वीफी। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स? आप में से कितने जॉब कर रहे हैं? इफ यू आर डूइंग जॉब सो रिप्लाई विद यस, और इफ यू आर नॉट सो रिप्लाई विद नो, तो मुझे कुछ आइडिया हो जाए ताकि मैं आपको उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर दूं। ओके ओके, चलें, तो मेजॉरिटी नो है, गुड। यू आर, यानी यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट। ओके, यू गाइज आर अ फुल टाइम स्टूडेंट्स, दैट्स गुड। उसकी एक वजह है, मैं बताऊं आपको। फुल टाइम स्टूडेंट्स के पास ना मुझे देने के लिए कोई टोपी है नहीं। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के साथ मेरी हमदर्दी है। इस वक्त जो लाइव बैठे हुए उसमें से तो फिलहाल कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आगे चलकर जो रिकॉर्डिंग देखेगा और उसको, और वो मेरा प्रोफेशनल स्टूडेंट हुआ, यानी कि वो बेचारा जॉब कर रहा है, फुल टाइम प्रॉपर जॉब कर रहा है, और साथ साथ उसने ATX कवर अप करना है, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के साथ मेरी हमदर्दियां हैं। उसकी वजह यह है कि दैट आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, तो आपके लिए ATX का कोर्स कवर अप करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। जो हम वीकली टारगेट्स देते हैं एट वीफी, क्योंकि हमारा बेसिकली एक ट्रेंड रहा है, एक पैटर्न रहा है, तो पर्टिकुलरली उन सारी चीज़ों को जो है ना वो कवर अप करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। बिकॉज इफ़ ही इज़ डूइंग अ जॉब, जिसने 9 to 6 जॉब करनी है, घर पहुंचते पहुंचते उसको 7 साढ़े 7 हो जाते हैं, 8 बज जाते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसमें कुछ नहीं बचता, सही ना, उसके बाद उसके अंदर कुछ नहीं बचता, और वो ऑटोमेटिकली बेचारा ढें हो जाता है, और ढें होने के बाद फिर वो ढें ढें हो जाता है। ठीक हो गया मेरे भाई। तो अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं तो मेरे भाई आपके पास कोई बहाना नहीं है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ
वो पर्टिकुलरली आपको फुलफिल करनी है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं हमेशा बताता हूं हर स्टूडेंट को, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if you want to clear the paper of advanced taxation, so the first priority is to cover the course on time. आपने कोर्स को टाइमली बेसिस के ऊपर कवर कर लेना है। अगर आपने कोर्स मेरे बताए हुए पैटर्न और मेरे बताए हुए टाइम के मुताबिक कंप्लीट कर लिया, तो फिर आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 90% से एक्सीड कर जाती है। Many of the students who failed in ATX, यानी कि जब रिजल्ट आता है और जब स्टूडेंट से डिस्कशन होती है, जब वो बताते हैं कि सर पेपर पास नहीं हुआ, पेपर फेल हो गया, और जब मैं उनसे डिस्कस करता हूं, जब मैं उनसे एक तरह का आप समझ लें कि एक शॉर्ट इंटरव्यू लेता हूं ताकि मुझे ये पता चल सके कि भाई फेलियर क्या है। ध्रुव, मैं अभी उसके ऊपर आता हूं, स्टडी हब वगैरह के ऊपर मैं आता हूं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जब मैं उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू करता हूं तो उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है, यानी कि आप समझ लेंगे मोर देन 80% स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं ना, उनके फीडबैक में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर हमने कोर्स ही 10 दिन पहले कवर किया था, पेपर से 10 दिन पहले कोर्स कवर हुआ था, उसके बाद बाकी टाइम रिवीजन में लग गया, तो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये इंपैक्ट जनरेट हुआ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हुई। दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द बेसिक फैक्टर माय डियर स्टूडेंट्स। आप जब टाइमली बेसिस के ऊपर कोर्स ही कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन का टाइम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का टाइम नहीं बचेगा, तो फिर आप पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखनी है, देखो, अब आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशंस, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा मेरे भाई, अब आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, यू विल रिसीव द होल कोर्स, सारे कोर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे फ्रॉम चैप्टर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। आपको पूरे कोर्स के लेक्चर्स जो है ना वो प्रोवाइड हो जाएंगे, प्लस आपको एक वीकली प्लानर मिलेगा, दैट इज 7 वीक प्लान, यानी कि पूरे कोर्स को मैंने समराइज करके वीकली प्लानर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जो कि 7 हफ्ते का प्लानर है, दैट इज अ 7 वीक प्लान। और याद रखें कि इस 7 हफ्ते के प्लानर में हर वीक जो आपको एरियाज कवर अप करने हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स, 20 आवर्स से ऊपर का टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा, सही ना, उसमें 20 आवर्स से ऊपर का टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा। आपको एक हफ्ते में 20 घंटे कवर अप करने हैं। 20 घंटे का मतलब ये हो गया कि अप्रोक्सीमेटली आपको पर डे सिर्फ कितना पढ़ना है, आपको पर डे सिर्फ 3 घंटे पढ़ने हैं। और अगेन मैंने आपसे कहा कि दैट इफ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, तो फिर आपके पास किसी किस्म की कोई टोपी का बहाना नहीं है, आपके पास कोई बहाना नहीं है, आपके पास कोई टोपी नहीं है, मैं यूं कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं पू कर लूंगा, तो मैं चूं कर लूंगा, ये वाली सिचुएशन ही नहीं है मेरे दोस्त, ये वाली कहानी ही नहीं है मेरे दोस्त। तो आपके पास पूरा पूरा टाइम है, इफ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट तो यू हैव अ होल टाइम। तो आपके पास वीकली प्लानर है, आपको हर वीक का एक टारगेट दिया जाएगा। आज थर्सडे है, अब मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट थर्सडे को, दैट वी विल टेक अ लाइव क्लास एवरी वीक, देयर विल बी अ लाइव क्लास एवरी वीक, और आपको हर वीक जो है ना वो एक टारगेट दिया जाएगा, यानी कि जैसे ही आप आज की क्लास एंड होगी, आपको अब नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे से पहले पहले आपको 3 टॉपिक्स, यानी कि वीक 1 का टारगेट दिया जाएगा, और वीक 1 के टारगेट में आपको बता दिया जाएगा कि आपने इतना टारगेट अचीव करना है, यानी कि नेक्स्ट लाइव क्लास से पहले आपने ये टॉपिक्स कवर करने हैं। वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएंगे, और वैसे भी जो पोर्टल आपको मिला है उस पोर्टल के ऊपर भी उसका एक्सेस है, सही ना, उस पोर्टल के ऊपर भी वो प्लानर लगा हुआ है, तो आप आसानी से उससे क्या कर सकते हैं, आप आसानी से उससे कवर अप कर सकते होंगे। तो आपने उस वीकली प्लानर को फॉलो करना है, और आप यकीन माने अगर आपने इस वीकली प्लानर को प्रॉपरली फॉलो कर लिया, और अगर आपने मेरे बताए हुए टाइम पीरियड पर पूरा एटीएक्स का कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया कि आपके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 90% पर चली जाएगी, 90% से ज्यादा पर चली जाएगी आपके पेपर के पास होने की प्रोबेबिलिटी, सही ना। तो वो प्रोबेबिलिटी आपकी इस तरीके से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर क्या प्रोवाइड कर रही होगी मेरे भाई, वो आपको बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड कर रही होगी। बाकी अल्लाह खैर करेगा।
ठीक हो गया जी। तो पूरा कोर्स आपको मिलेगा, आपको वीकली प्लानर मिलेगा, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या होगा, लाइव क्लास होगी एवरी वीक, और उस हर हफ्ते की लाइव क्लास में मैं करवाऊंगा पास पेपर्स। ठीक हो गया मेरे भाई। आपको क्या मिल जाएगा, आपको पास पेपर्स प्रैक्टिस मिल जाएगी। एवरी वीक देयर विल बी पास पेपर प्रैक्टिस सेशन। बहुत सारे पास पेपर्स की प्रैक्टिस आपको यहां पर रिकॉर्डेड सेशंस में मिल जाएगी, लेकिन हम हर हफ्ते जो आपको टारगेट दिया होगा उससे रिलेटेड एक पास पेपर्स की प्रैक्टिस लाइव क्लास में करेंगे। प्लस आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी क्वेरीज हम उसमें डिस्कस करेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी क्वेरीज हम उसके अंदर क्या कर रहे होंगे, हम उसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि देयर विल बी अ लाइव क्लास एवरी वीक ऑन एवरी थर्सडे। आए है एवरी थर्सडे एट 6:30। वाह 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 वाह। हर थर्सडे को हम 6:30 बजे आप मेरा मुंह देखेंगे। वाह वाह वाह। हर थर्सडे 6:30 बजे आप मेरा मुंह देखेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, 6:30 बजे आप मेरा मुंह देखेंगे प्रॉपर तरीके से, और फिर हम क्वेश्चंस को आगे जो है ना वो लेकर चलेंगे, हर क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, आपकी क्वेरीज भी डील करेंगे, प्लस उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व कर रहे होंगे। हाँ, अलबत्ता ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए उस लाइव सेशन का इंतजार करें। ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं उन्हें पता होगा, जो अभी आगे चलकर रजिस्टर्ड होंगे उनको मैं बताता चला जाऊं दैट यू विल बी एडेड इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। टीचर असिस्टेंट मैं खुद ही हूँ, मैं खुद मौजूद हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप में। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, आई विल आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेरी। ठीक है ना, मैं उस क्वेरी का आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, अगर इन केस क्वेरीज बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप बेसिकली उस लाइव क्लास के अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम हमेशा लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं विद क्वेरीज। यानी कि जब मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा ना एट 6:30, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, गौर से सुनना मेरी बात, माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि भाइयों और बहनों आप मुझे बताएं कि आपके कोई सवाल तो नहीं है। जो टॉपिक मैंने दिए हुए थे, जो टॉपिक आपने अब तक कवर कर लिए हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो सवाल होगा वो आप मुझसे पूछ लेंगे, जो भी सवाल होगा वो आप मुझसे पूछ लेंगे, और ऑटोमेटिकली जब मुझे ऐसा लगेगा कि सारी क्वेरीज डील हो गई हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, देन वी विल स्टार्ट द पास पेपर प्रैक्टिस। फिर हम बेसिकली क्या स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, फिर हम पास पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। वी विल स्टार्ट द पास पेपर प्रैक्टिस। ठीक हो गया मेरे भाई। और ये क्लास हर हफ्ते होगी, एवरी वीक, एवरी थर्सडे, सही ना, एवरी थर्सडे। फिर उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, पोर्टल पर आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज नोट्स, ई नोट्स हैं वो जो डाउनलोडेबल हैं, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस देयर विल बी समरीज ऑफ द होल कोर्स, जो कि आपको इस्तेमाल में आएंगी कोर्स के एंड पर। जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर आपको ये फीलिंग आती है कि सर कोर्स तो कंप्लीट हो गया, अब रिवाइज कैसे करना है। तो मैंने उस रिवीजन के लिए पूरे ATX के कोर्स को समरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। पूरे ATX के कोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया है, मैंने कहा जी पूरे ATX के कोर्स को मैंने समरी में कन्वर्ट कर दिया है, और मैंने उसको समराइज करके आपके सामने रख दिया कि भाई ये समरी है, इसको रिवाइज कर लो। तो आपके लिए रिवीजन आसान कर दिया है। रिवीजन के लिए आपको रजिस्टर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन के लिए आपको दोबारा से टॉपिक की वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा से हैंड आउट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। सारा का सारा रिवीजन मैंने उस समरी के अंदर कर दिया, सही ना। सारी की सारी चीजें मैंने किस में कन्वर्ट कर दी है, मैंने कहा जी सारी की सारी चीजें मैंने समरी के अंदर कन्वर्ट कर दी हैं। तो आप आसानी से समरीज देखेंगे और जिंदगी इंजॉय करेंगे। आप आसानी से समरीज देखेंगे, जिंदगी इंजॉय करेंगे। मैंने आपके लिए चीजें और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दी हैं। ठीक हो गया मेरे भाई। फिर उसके बाद है TTA मॉडल। फर्स्ट T इज टेस्ट योरसेल्फ, सेकंड T इज द टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, and the A is basically your assignment. अच्छा, टेस्ट योर सेल्फ में बेसिकली ये है कि मैंने हर टॉपिक के अंदर जब मैं सवाल पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, तो उसके साथ साथ मैं एक सर्टेन पॉइंट पर आकर कह रहा हूं कि यार ये क्वेश्चन अब आपने खुद से सॉल्व करना है। पहले खुद से सॉल्व करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लें। यानी कि अगर मैंने एक लॉजिक पढ़ाई, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर मैंने उसकी एक एग्जाम्पल करवाई, फिर दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको खुद से करने के लिए देता हूं कि भाई अब आप वीडियो को ना देखें, बल्कि अब आप मुझे यहां पर पॉज कर दें, वीडियो को पॉज कर दें,
और अब आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें, सही ना। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करें और खुद से सॉल्व करने के बाद फिर मेरी वीडियो को प्ले करके जो है ना इसका सॉल्यूशन देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्चुअली वो चीज़ समझ आई है या नहीं आई है, कॉन्सेप्चुअली आपको वो चीज़ समझ आई है या नहीं आई है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने वो क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है नहीं किया, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है। आप पहले खुद से सॉल्व कर लें, फिर रिकॉर्डिंग देख लें। पहले आप उसको खुद से सॉल्व कर लें, फिर उसकी रिकॉर्डिंग देख लें, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं, चीज़ें कंपैरेटिवली आपके लिए क्या हो जाएंगी, चीज़ें कंपैरेटिवली आपके लिए आसान हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी। दैट इज द बेसिक फैक्टर। तो दैट इज योर टेस्ट योरसेल्फ। टेस्टिंग प्लेटफॉर्म इज द स्टडी हब। स्टडी हब को आप सिर्फ यूज करेंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। आपको स्टडी हब से पढ़ने की कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारी चीजें लेक्चर्स में कवर अप की हुई हैं, क्योंकि आपको पता ना स्टडी हब में जो है ना वो नोट्स भी गिवन होते हैं, कॉन्सेप्ट भी गिवन होता है और उसके अलावा क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं। तो आपको स्टडी हब से पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, आपको स्टडी हब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग इन माई लेक्चर्स। मैंने सारी चीजें लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर दी हैं, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने सारी चीजें लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर दी हैं, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। आप स्टडी हब को रखें आखिर में, बिल्कुल लास्ट में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, कि जब आपकी सारी चीजें कवर अप हो जाएं, जब आपका सारा रिवीजन हो जाए और अब आप कह रहे हैं कि सर मेरे पास टाइम है, मैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मैं और 50 मार्क्स और 25 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए आप स्टडी हब रखें। स्टडी हब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं रमीज अराइन 11 दिसंबर जुमेरात 7:50 PM इस वक्त टाइम है, बाकियों के पास हो सकता है अलग टाइम हो, मेरे पास इस वक्त 7:50 PM है। उस वक्त मैं ये एक एलामिया जारी कर रहा हूं, एक फतवा दे रहा हूं दैट यू डोंट नीड टू स्टडी फ्रॉम द स्टडी हब। जब आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो स्टडी हब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस आप वहां से कर लें, कि जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आप देख लें, वहां से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ये मेरा क्लियर कट आंसर है आप सब लोगों को। और फिर आपको मिलेगा वीकली असाइनमेंट। यस, वीकली असाइनमेंट होगा कि जब एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वीक 1 स्टार्ट हो जाएगा आज से, आपको वीक 1 का टारगेट मिलेगा और वीक 1 के टारगेट के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे को जो लाइव क्लास होगी, उसके बाद आपको टारगेट मिल जाएगा वीक 2 का। गौर से सुनना, आपको टारगेट मिल जाएगा वीक 2 का और वीक 1 से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाएगा। वीक 1 से रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाएगा, जो असाइनमेंट सॉल्व करके आपने सबमिट कराना होगा और मैं आपको उस असाइनमेंट को मार्क करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं उस असाइनमेंट को मार्क करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो असाइनमेंट आपको मार्क करके मिल जाएगा और फिर इसी तरीके से आगे कहानी चलती चली जाएगी। जब दूसरा वीक कंप्लीट होगा, मैं थर्सडे को क्लास लूंगा, वीक 3 का टारगेट मिलेगा, वीक 2 से रिलेटेड असाइनमेंट मिलेगा। फिर वीक 3 कंप्लीट होगा, मैं लाइव क्लास लूंगा, वीक 4 का टारगेट मिलेगा, वीक 3 से रिलेटेड असाइनमेंट मिलेगा। इसका मतलब है कि असाइनमेंट इज लाइक योर टेस्ट, कि भाई तुमने जितना पढ़ा है अब उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाओ कि तुमने कितना पढ़ लिया, तुमने कितना सीख लिया है। तो वो सारी चीजें इसमें अप्लाई हो रही होंगी। एंड देयर विल बी टोटल 6 असाइनमेंट्स इन द होल क्वार्टर। पूरे क्वार्टर के अंदर आपको टोटल 6 असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपने सॉल्व करके सबमिट कराने होंगे। आपको टोटल 6 असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपने सॉल्व करके सबमिट करवाने होंगे। तो इससे होगा ये कि जब आप वो असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर होता चला जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट और मजीद क्लैरिफाई होता चला जाएगा कि भाई आपको किस तरीके से चीज़ों को कवर अप करना है। ये सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। इन सब के बाद जब आप 31 जनवरी को कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आपको जो प्लानर दिया हुआ है उसमें 31 जनवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर। तो फिर शुरू होगा मार्च से पहले का महीना। है मार्च में तो मौत है ना, खून खराबा है, तलवारें चलेंगी, गर्दनें उड़ेंगी, लाशें गिरेंगी, वो तो मार्च में होगा। फरवरी का महीना जंग से पहले की तैयारी है। फरवरी का महीना, मार्च में तो ऐलान जंग है ना ऑलरेडी, फरवरी जो है वो जंग से पहले की तैयारी है। अच्छा, अब फरवरी के मंथ में बेसिकली आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब फरवरी के मंथ में क्या होगा सरकार, फरवरी के मंथ में ये होगा कि देयर विल बी
3 लाइव सेशंस। गौर से सुनना मेरे भाई, देयर विल बी 3 लाइव सेशंस। 2 लाइव सेशन जो है ना, 2 लाइव सेशन वो होंगे प्रैक्टिस बेस्ड। यानी कि इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं और ईच सेशन विल बी ऑफ 3 to 4 आवर्स। ईच सेशन विल बी ऑफ 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटे का एक सेशन होगा मेरे भाई, 3 से 4 घंटे का एक सेशन होगा। 2 लाइव सेशन होंगे और इसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। नॉर्मली द ट्रेंड इज के जो इन 2 लाइव सेशंस में से जो डे 1 होता है उसमें मैं एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा होता हूं। डे 1 में मैं एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा होता हूं और डे 2 में मैं 2 25 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा होता हूं। डे 1 पर एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और डे 2 पर 25 मार्क्स के 2 सवाल जो है ना वो बेसिकली होते हैं। यानी कि एक तरीके से आप समझ लें कि पूरा 100 मार्क्स का पेपर जो है ना वो मैं अटेम्प्ट करवा रहा होता हूँ, पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करवा रहा होता हूँ। फिर जो तीसरा लाइव सेशन होता है, थर्ड लाइव सेशन, इज बेसिकली फॉर द ग्रैंड रिविजन। ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स का सेशन होता है विद ब्रेक्स। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसका प्रोडक्टिव टाइम देखें तो वो 4.5 आवर्स होते हैं। सही ना, प्रोडक्टिव टाइम तकरीबन 4.5 घंटे का होता है और इस 4.5 घंटे के अंदर मैं आपको पूरा ATX रिवाइज करवाता हूं। इस 4.5 घंटे के अंदर मैं आपको पूरा ATX रिवाइज करवाऊंगा कंप्लीट 100%। सही ना, मैं कंप्लीट 100% जो ATX है वो आपको पूरा का पूरा क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। एक सेशन होगा, एक लाइव सेशन होगा तकरीबन 5 से 6 घंटे का, क्योंकि उसमें ब्रेक्स आती हैं तो उसका प्रोडक्टिव टाइम आप निकाल लें तकरीबन 4.5 घंटे होता है, 4.5 आवर्स होता है। और उसमें पूरा ATX हम क्या कर रहे होंगे, पूरा ATX हम रिवाइज कर रहे होंगे। ये सारी चीजें हम उसके अंदर कवर अप कर रहे होंगे। इन 3 सेशंस के बाद देयर विल बी अ मॉक एग्जाम। फिर आपके पास होगा एक लाइव मॉक एग्जाम, यानी कि आपको एक डेट एलोकेट की जाएगी और उस डेट पर बकायदा हमारी टीम आपसे लाइव मॉक एग्जाम लेगी और ये मार्क्ड होगा। मार्क्ड का मतलब है कि जब आप मॉक एग्जाम सॉल्व कर लेंगे तो आप उस मॉक एग्जाम को सॉल्व करने के बाद मुझे सबमिट करवाएंगे। मैं उस मॉक एग्जाम को चेक करूंगा और चेक करके आपको रिजल्ट सेंड कर रहा हूं। मैं उस मॉक एग्जाम को चेक कर रहा हूं और चेक करके रिजल्ट आपको क्या करूंगा मेरे भाई, रिजल्ट आपको सेंड कर रहा हूं। ठीक है जी, प्रॉपर वो पूरा मॉक एग्जाम चेक होगा और चेक करके आपको सेंड किया जा रहा होगा। ठीक हो गया मेरे भाई, क्लियर होती है बात यहां तक? तो ये लाइव मॉक एग्जाम आपका होगा। अच्छा, जब लाइव मॉक एग्जाम आप दे देंगे, मुझे सबमिट करवा देंगे, मैं चेक करके दे दूंगा, प्लस फिर उसका एक लाइव सेशन होगा जिसे हम कहते हैं लाइव डीब्रीफ। अच्छा, इस लाइव सेशन के अंदर मैं उस पूरे मॉक को का सॉल्यूशन आपके साथ जो है ना वो डिस्कस कर रहा होता हूं। मैं वो पूरा मॉक एग्जाम सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि इसके अंदर क्या पूछा था, उसका क्या आंसर होना था। सही ना, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन आंसर उसके अंदर जो है ना वो पूरा चल रहा होता है कि भाई उसने मुझसे क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या था। सही ना, क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या था, वो पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको एक एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मॉक एग्जाम दिया जा रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मॉक दिया जा रहा होगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री मॉक का मतलब ये होता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री मॉक है, एक एक्स्ट्रा मॉक जो मैं आपको दूंगा, ये मार्क्ड नहीं होगा, मैं इसको मार्क नहीं करूंगा। सही ना, ये मार्क नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री मॉक होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस इसका जो सॉल्यूशन का सेशन होगा वो रिकॉर्डेड आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन का सेशन होगा वो रिकॉर्डेड आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। आप अपना मॉक एग्जाम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उसका जो रिकॉर्डेड सेशन होगा उसके जरिए अपने आंसर को कंपेयर करके चेक कर लेंगे कि आपने उस सवाल को कितना सही किया है। एंड बिलीव मी गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक कि मेरी रिसर्च है, जहां तक कि मेरी नॉलेज है, we are providing you the most mock exams and the detailed discussions on everything out of all the platforms working nowadays in the whole world. इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी ACCA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वीफी इज प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन।
सही ना। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम सबसे ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट मटेरियल एंड द मोस्ट मटेरियल, सही ना। तो ऑटोमेटिकली हम सबसे ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मटेरियल आपको कहीं प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होगा। ये सबसे ज़्यादा चीज़ें, ग्रैंड रिवीजन भी है, प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, हर हफ्ते लाइव क्लास भी है, समरीज भी हैं, नोट्स भी हैं, सही ना, वीकली प्लानर्स भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं जो कि बाकायदा तौर पर मैं आपको मार्क करके दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी एट वीफी। तो आई होप आपको इसमें कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं कर रही होगी। एक चीज़ जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको जाते जाते ज़रा दिखाता हुआ जाऊं, एंड दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आर पोर्टल। अच्छा, जब आप एडमिशन लेंगे तो मेरे भाई आपको एक लॉगिन आईडी दी जा रही होगी और आपको उसके साथ आपका पासवर्ड दिया जा रहा होगा। आप वेबसाइट खोलेंगे, दैट इज lms.wifi.com, सही ना, lms.wifi.com, और आपके पास ये पेज ओपन होगा। आप अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर लिखेंगे और उसके साथ यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे, और यूज़र आईडी और पासवर्ड के बाद यू विल लॉग इन। तो आपके पास डायरेक्ट ATX का कोर्स खुलेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास तो मल्टीपल कोर्सेज हैं, ठीक है। आपके पास डायरेक्ट ATX का कोर्स खुलेगा। अच्छा, ATX के कोर्स में सबसे पहले आपके पास आएगा व्हाट्सएप QR कोड्स। देयर आर 2 व्हाट्सएप ग्रुप, एक है अनाउंसमेंट ग्रुप और एक है डिस्कशन ग्रुप, और इसके QR कोड्स इसमें गिवन है मेरे भाई। आपने इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। आपने इसमें अनाउंसमेंट ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप दोनों को ज्वाइन करना है। गौर से सुनना मेरी बात, आपने इसमें अनाउंसमेंट ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक हो गया मेरे भाई, दोनों चीजों को आपने जो है ना वो ज्वाइन करना होगा, अनाउंसमेंट ग्रुप भी और डिस्कशन ग्रुप भी। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन क्या है? देखो, अनाउंसमेंट ग्रुप में सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आएंगी, सही ना। इसमें सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकती होगी, यानी कि हमारे जो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं सिर्फ वो मैसेज कर सकते होंगे, कोई दूसरा आपको मैसेज नहीं कर सकता। वो स्टूडेंट्स के लिए वो ग्रुप ओपन नहीं होगा। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आएंगी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स लाइक आपका वीकली प्लानर, उसमें आपको सेंड किया जाएगा अनाउंसमेंट ग्रुप में। लाइव क्लास से एक दिन पहले आपको रिमाइंडर दिया जाएगा, वो अनाउंसमेंट ग्रुप में दिया जाएगा। जो असाइनमेंट आपके पोर्टल पर आएगा उससे रिलेटेड जो रिमाइंडर आएगा वो भी ऑटोमेटिकली किस पर आएगा, वो असाइनमेंट से रिलेटेड जो है ना वो रिमाइंडर भी आपका अनाउंसमेंट ग्रुप पर आएगा। तो जितनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी फ्रॉम वीफी वो आपको अनाउंसमेंट ग्रुप पे मिलेगी। जहां तक बात है डिस्कशन ग्रुप की, तो दैट इज ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें सारे स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटिंग टू द पेपर ऑफ ATX डिस्कस करेंगे। खुदा का वास्ता अपनी जिंदगी के मसले डिस्कस ना करें, उसमें ATX से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो डिस्कस करेंगे। और उसमें होता ये है कि उसमें क्योंकि मैं भी ऐड होता हूँ, वैसे तो मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में भी ऐड होता हूँ, लेकिन क्योंकि डिस्कशन ग्रुप में मैं भी ऐड होता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिर हम चीज़ों की क्वेरीज डिस्कस करते हैं। आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उस ग्रुप पर भेज देंगे, मैं उस पर आंसर कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके साथ साथ चलती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। ये सबसे मेन चीज़ है। फिर आपके पास है एग्जाम सक्सेस कोर्स कंटेंट। इसके अंदर आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। यू हैव ब्लैंक वर्क स्पेस इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ब्लैंक वर्क स्पेस फॉर CRQ सॉल्विंग, और ये घूम रहा है अटेम्प्ट एग्जाम। तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी मेरे भाई, और उसके अंदर आपके पास ये वर्ड प्रोसेसर गिवन है और ये आपके पास स्प्रेडशीट गिवन है। तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आपने कोई एग्जाम किट का क्वेश्चन उठाया, तो एग्जाम किट के क्वेश्चन से आप पर्टिकुलरली एक्सेल और वर्ड की प्रैक्टिस इस पर कर सकते हैं, इस पर लाकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास प्लानर मौजूद है ATX का, ठीक है मेरे भाई, जिसको आप कवर अप कर सकते हैं। वैसे आपको वीकली टारगेट्स दिए जा रहे होंगे, ये जैसे आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज वीक 1 टारगेट 3 टॉपिक्स हैं, फिर लाइव सेशन है, फिर वीक 2 का टारगेट है, फिर वीक 3 का टारगेट है, वीक 4 का टारगेट है, वीक 5 का टारगेट है, वीक 6 का टारगेट है, देन वीक 7 का टारगेट है, और 29 जनवरी तक आपकी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आगे वेबिनार्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ये आप देख लेंगे मेरे भाई यहाँ से। देन यू हैव द टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन है,
और प्रॉपर्टी इनकम है, फिर उसके बाद आगे चलकर ये बेसिक इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेशन है एंड टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर लाइन से आते चले जाएंगे जिसकी प्रैक्टिस आप करते चले जाएंगे। देन यू हैव एम्प्लॉयमेंट इनकम, देन यू हैव पेंशन, कैपिटल अलाउंसेस, ट्रेडिंग इनकम, और इस तरीके से करते करते कॉर्पोरेशन टैक्स तक के टॉपिक्स आपके पास अपलोडेड हैं। प्लस इसी के साथ पास्ट पेपर्स भी हैं। जैसे अगर आप ये देखें ना तो इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स पार्ट 1 पार्ट 2, फिर ये बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2, और फिर यहाँ से ये ग्रुप्स का टॉपिक है और यहाँ से प्रैक्टिस शुरू हो गई। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर जाऊँ इनहेरिटेंस टैक्स में, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ आ गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना वो हर टॉपिक के साथ मौजूद हैं जो आप कर सकते हैं। देन जब आप ये सारा कवर अप कर लेंगे, देन यू हैव द रिविजन प्लान माय डियर फ्रेंड्स। एक वीडियो है, तकरीबन 7 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर मैंने आपको बताया दैट हाउ टू रिवाइज ATX इन 10 to 12 डेज। पूरा रिवीजन का प्लान बताया हुआ डे वाइज। डे 1 पे ये रिवाइज करना है, डे 2 पे ये रिवाइज करना है, डे 3 पे ये रिवाइज करना है। सारे रिवीजन आपको दिए हुए हैं मेरे भाई। समराइज नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताई थी ATX की समरीज। $1,000,000 एग्जाम क्वेश्चन की एक पूरी लिस्ट है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। 29 क्वेश्चंस की लिस्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और पिछले 3 वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग यहाँ पर मौजूद है। सही ना। जो पिछले 3 वेबिनार्स हमने लिए हैं उन तीनों वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिसीव्ड हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये सारे वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग विद द पास पेपर्स प्रैक्टिस, यानी कि उसमें जो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है उसके ड्राफ्टेड आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी बगैर किसी मसले के। अच्छा, इफ़ यू वांट रिकॉर्डिंग्स ऑफ लाइव सेशन, ये प्रैक्टिस सेशन है। सही ना। ये प्रैक्टिस सेशन है और 6 हमारे प्रैक्टिस सेशंस होंगे मेरे भाई। सही ना। 6 हमारे प्रैक्टिस सेशन होंगे और इसी के अंदर इसकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग्स लगेंगी। रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव सेशंस के अंदर रिकॉर्डिंग्स होंगी, यानी कि पहला जब लाइव सेशन हो जाएगा तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, जब दूसरा हो जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से आएगा। असाइनमेंट्स के लिए अलग हेड है, ये रहा असाइनमेंट्स एंड मॉक असाइनमेंट्स 1। ये इस तरीके से असाइनमेंट अपलोड होता जाएगा और आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, 6 असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, फाइनल मॉक मिल जाएगा और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री मॉक मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी, ये बात हम पर्टिकुलरली याद रखेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया जी मेरा बेटा। तो ये इस किस्म का आपको पोर्टल का एक एक्सेस मिल जाएगा जिस पर आप ये सारी चीज़ें कवर अप कर रहे होंगे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग। और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद द टीम फॉर एडमिशन पर्पसेस, अगर आप एडमिशन पर्पसेस के लिए एक टीम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे भाई ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। कॉल करना बुरी बात है मेरे भाई। आप इस पर सिर्फ मैसेज करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना। आप इस पर मैसेज कर देंगे फॉर एडमिशन इन द पेपर ऑफ एडवांस टैक्सेशन और एनी अदर पेपर जो भी है। बेसिकली आप इस पर मैसेज कर देंगे तो आपको डिटेल्स इस पर मिल जाएंगी। वो आपको रिप्लाई कर देंगे इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। गौर से सुनिएगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर वो आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपको एडमिशन उसके अंदर दिया जा सके। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ एडमिशन। तो कभी कभार आंसर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप एक दफ़ा मैसेज कर दें, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। इट विल टेक सम टाइम बट आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। और मैं अपनी टीम से ये कहूँगा कि भाई चैट बॉक्स पर एक ग्रुप का आपके साथ लिंक जो है ना वो शेयर हुआ है। दैट इज़ द ग्लोबल ग्रुप ऑफ ATX। दैट इज़ द ग्लोबल ग्रुप ऑफ ATX। तो बराए मेहरबानी आप इस ग्लोबल ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि इस ग्लोबल ग्रुप में पूरी दुनिया से जितने भी स्टूडेंट्स ATX का पेपर देने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ इन द क्वार्टर ऑफ मार्च, तो ये सारे स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। तो देयर आर वेरी हेल्दी डिस्कशंस अबाउट द पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी क्वेरीज शेयर कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आंसर दे रहे होते हैं, हैंड आउट शेयर हो रहे होते हैं, नोट्स शेयर हो रहे होते हैं, कंसर्न शेयर हो रहे होते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको काफ़ी कुछ सीखने को जो है ना वो एटलीस्ट मिल रहा होगा।
यू विल गेट मोर नॉलेज फ्रॉम दैट। आपको उस ग्रुप से नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। तो आई वुड प्रेफर कि आप सारे स्टूडेंट्स उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक हो गया मेरा बेटा? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई चीज़ परचेज नहीं करनी, जस्ट गेट अ कैप्लन एग्जाम किट। सही है, जस्ट गेट अ कैप्लन एग्जाम किट। आपको सिर्फ कैप्लन की एग्जाम किट लेनी है और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ कैप्लन की एग्जाम किट लेनी है और कुछ नहीं करना। यू डोंट नीड एनी अदर थिंग। और वो कैप्लन की किट की सॉफ्ट कॉपी आपको कहीं से भी मिल जाएगी। और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर कवर अप की हुई हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा, सारी थ्योरी मैं करवाऊंगा, पास पेपर्स की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, पेपर पास कैसे करना है मैं बताऊंगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अगर तुम चाहते हो कि सर पहली अटेम्प्ट में पेपर को फोड़ के बाहर फेंक दें, पहली अटेम्प्ट में पेपर को फोड़ के बाहर फेंक दें, तो आपको कुछ नहीं करना। यू जस्ट नीड टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन और बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप सिर्फ मुझे फॉलो करें, बाकी मुझ पर छोड़ दें, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? जी जी, मैं संभाल लूंगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया जी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप मजा आया आपको शायद। दैट्स वेरी गुड। आई होप आपको सारी चीजें कम्युनिकेट हो गई। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर ऑफ एडवांस टैक्सेशन, इस उम्मीद के साथ कि हम इंशाल्लाह इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे और ऑन टाइम और फोड़ देंगे इस मार्च अटेम्प्ट के अंदर धाबड़ धूस करके। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ों को बाद के लिए रखेंगे। और आई होप यू एंजॉयड द सेशन और वी विल मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे अगेन। और आपको वीक 1 का टारगेट दे दिया जाएगा। सो स्टार्ट स्टडिंग। एंजॉय कर लिया आपने, पूरा हफ्ता पेपर दे दिया, एंजॉय कर लिया, अब पढ़ना शुरू कर दें ताकि मार्च अटेम्प्ट को भी फोड़ फाड़ दें। सो टिल नेक्स्ट थर्सडे मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अगले जुमेरात मुलाकात होगी।